हाय एवरीवन। आज हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि वायरल डिजीज पर हम लोग क्यों नहीं कंट्रोल कर पाए हैं अभी तक, और बैक्टीरियल डिजीज पर तो मोटे मोटी कंट्रोल हो गया है, लेकिन वायरल डिजीज पर क्यों नहीं कंट्रोल कर पाए हैं। तो जैसे ही हम लोग वायरल डिजीज किसी के बारे में नाम सुनते हैं तो कोरोना आने के बाद से तो और मन में एक डर जैसा बैठ जाता है कि ठीक होगा कि नहीं होगा, है ना। लेकिन बैक्टीरियल डिजीज जो है उस पर मोटे तौर पर हम लोग कंट्रोल कर लिए हैं, लेकिन आजकल एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट होने के कारण वो भी काफ़ी क्रोनिसिटी पैदा करता है, बार बार रिपीट होता है, लेकिन हो जाता है ठीक, चाहे जय बार हो जाए। तो वायरस के बारे में पहले हम लोग थोड़ा सा जान लेंगे। अब वायरल डिजीज के बारे में हम लोग नाम के बारे में हम कुछ बतला देते हैं पहले, जैसे तो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि वायरल डिजीज कौन कौन है। मोटा मोटी वायरल डिजीज जैसे मीजिल्स, खसरा जिसको कहते हैं, चिकन पॉक्स, चेचक, हर्पीस जोस्टर जो देखते हैं गर्मी के दिनों में या जब सीजन चेंज कर रहा होता है, ठंडा से गर्मी या गर्मी से बरसात, तो स्किन पर लाल लाल जैसा आता है, जला हुआ खूब जलन देता है, और उस एक लगता है कि स्किन उतना दूर का जल गया। तो कुछ लोग कहते हैं कि इसको कीड़ा भी चाट गया, लेकिन नहीं, एक वायरल डिजीज है हर्पीस जोस्टर। हर्पीस सिम्प्लेक्स भी होता है जो यहाँ पर होता है, तो लोग बिहार में तो या यूपी में कहते हैं लोग कि इसको मकड़ा चाट लिया, मकड़ा उकड़ा नहीं चाटता है, वो वायरल इन्फेक्शन है। ठीक है। चिकनगुनिया, जिसमें जोड़ जोड़ पर दर्द होता है, बुखार आता है, जोड़ जोड़ पर दर्द तो 3-3 4-4 महीने तक रहता है, ढंग से इलाज नहीं हुआ तो। डेंगू भी दशहरा के सीजन के आसपास होता है, अगस्त सितंबर अक्टूबर, ये 3 महीना में डेंगू खूब होता है, खूब बुखार आता है। जानते हैं इन्फ्लुएंजा, फ्लू, जिसमें सर्दी खांसी बुखार आता है, एड्स, हेपेटाइटिस ए बी सी, है ना, ये सब काफ़ी फेमस है तीनों। बर्ड फ्लू जो अभी चला हुआ है। मम्स किसको कहते हैं? गलफुल्ली, है ना, इसमें गाल एक साइड का फूल जाता है, कभी कभी किसी का दोनों साइड में फूल जाता है। मम्स जो होता है ना, ये सलाइवरी ग्लैंड में होता है, उसमें इन्फेक्शन लग जाता है, उसको फुला जाता है। सलाइवरी ग्लैंड कहने का मतलब लार की ग्रंथि, जिससे हम लोग के मुंह में लार आता है, उसमें सूजन हो जाता है। तो यहाँ पर रहता है 2 गो, एक इस साइड एक इस साइड, तो उसको कहते हैं मम्स। वो एक वायरल डिजीज है, इसका इलाज कराइएगा, छोड़िएगा नहीं, कितना से एक साथ के छोड़ देते हैं। पोलियो तो मोटा मोटी अब इंडिया से हटा दिया गया है टीका के से। रेबीज कुत्ता काटने से जो हो जाता है, इसका तो कोई इलाज कहीं भी नहीं है। तो जब भी कुत्ता काट ले, जरा सा भी डाउट रहे तो उसका टीका जो आता है वो लगवा लेना चाहिए। इबोला वायरस, हंटा वायरस, कभी कभार मिक्स्ड वायरस भी का भी इन्फेक्शन होता है। जब सर्दी खांसी गला में दर्द का इलाज कराइएगा तो देखिएगा कि खांसी ठीक हो गया, गला में दर्द रह गया, तो बैक्टीरिया वायरल दोनों का इन्फेक्शन लगता है, जो खास करके अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में। तो वायरल डिजीज तो ठीक हो गया, मान लीजिए खांसी था उससे, तो लेकिन गला में दर्द बैक्टीरिया से हुआ तो वो रह गया, तो फिर उसका दवा चलाना पड़ता है। ठीक है। तो और बैक्टीरियल डिजीज के थोड़ा सा जान लीजिए, उसका नाम, जैसे टाइफाइड है, पेट में होता है, बुखार आता है, लेकिन उसमें अब पेट में दिक्कत रहता है। फूड पॉइजनिंग, जो हम लोग गलत सलत इधर उधर खा लेते हैं। गोनोरिया, सिफिलिस, डिसेंट्री भी होता है। एक काफ़ी कॉमन है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, इकोलाई, बिकोलाई, क्लिप्सेल्ला, ये सब जो होता है ना, ये यूरिनरी ट्रैक्ट में होता है, और ये काफ़ी परेशान करता है, खास करके लेडीज लोगों को। तो इकोलाई का तो इतना 16 साल से 20 साल से रोगी आते रहा, मैंने उसको इलाज कराते रहता है, कुछ दिन के बाद आता है, ठीक होता है, फिर रिपीट कर जाता है। क्यों रिपीट करता है इसका बाद में चर्चा करेंगे, आज हम लोग वायरल डिजीज पर फोकस करेंगे। अच्छा, और ये जो घाव वगैरह होता है, फोड़ा फुंसी, ये सब जो है ना बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। स्टेफाइलोकोकल एक बैक्टीरिया है, या स्ट्रेप्टोकोकस, उससे होता है। ठीक है। अब में 1-2 बीमारी है, ट्यूबरकुलोसिस भी बैक्टीरियल बीमारी है, और ये जो 2 निमोनिया जो है वायरल भी हो सकता है, बैक्टीरियल भी हो सकता है। उसी तरह से मेनिंजाइटिस, इंसेफेलाइटिस, जो ब्रेन में और स्पाइनल कॉर्ड के बाहरी आवरण को में जो सूजन कर देता है, ब्रेन, ये स्पाइनल कॉर्ड के बाहरी, ब्रेन के बाहरी जो आवरण होता है उसको मेनिंजेज कहते हैं, है ना। तो उस मेनिंजेज में, ब्रेन के जो बाहरी कवरिंग के जो मेनिंजेज जो है, उसमें सूजन को मेनिंजाइटिस कहते हैं।
ठीक है। तो ये दोनों से हो सकता है वायरल। एक साल पहले हम लोग सुने थे, कोरोना आने के पहले 2019 में नॉर्थ बिहार में वायरल इंसेफ्लाइटिस से बहुत सारे बच्चों को मौत हुआ था। तो वो वायरल मेनिंजाइटिस होता है, बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस भी होता है ना। निमोनिया भी वायरल और बैक्टीरियल दोनों हो सकता है, जिसमें फेफड़ा में दिक्कत है। वायरल निमोनिया तो एगो कोरोना है ही, और भी है बैक्टीरियल निमोनिया पहले से होते आ रहा, ठीक है। तो ये हम कुछ नाम बताए, लेकिन वायरस के बारे में हम लोग अब आज चर्चा करेंगे। वायरस के बारे में कहा जाता है कि जब भी पृथ्वी का विकास हुआ, करोड़ों साल पृथ्वी में जीव जंतु का जब विकास हुआ, तो करोड़ों साल पहले तो सबसे पहले वायरस आया, है ना। उसमें कुछ ही साइंस है जो सजीव का, और अधिकतर साइन जो है निर्जीव का। तो मतलब साइंटिस्ट में या रिसर्चर लोगों में अभी भी एक डिबेट चलता है कि ये एक सजीव चीज़ है या निर्जीव चीज़ है ना। तो एक मोटे तौर पर मान लीजिए कि जैसे मान लीजिए कि कोई आदमी सोया हुआ है तो उसको हम उठा सकते हैं, लेकिन कोई जानबूझ करके जागा हुआ है, जानबूझ करके सोने का नाटक कर रहा है, तो उसको हम लोग नहीं उठा सकते, क्योंकि वो जो जागा हुआ है, ठीक है। तो उसी तरह से चूँकि ये मरा हुआ है, एक मरा हुआ चीज़ है वायरस, जिसमें जान ही नहीं है, कैसे नहीं है जो देखेंगे, तो इसको हम मार कैसे सकते हैं, है ना। उसी बैक्टीरिया जो है, बैक्टीरियल को मारने के लिए जितना एंटीबायोटिक्स आता है वो उससे मरता ही नहीं है। ये एंटीवायरल दवा भी आता है, वो उसका रिप्रोडक्शन में रिप्लिकेशन कहते हैं, 1 से 2 वायरस 2 से 4 जो होता है उसमें ये काम नहीं करता ढंग से, ठीक है ना। वो सब सिर्फ जब तक बॉडी आपका ठीक है तभी तक आप ठीक है, नहीं तो बॉडी गड़बड़ा है तो ये भी रुकता नहीं है। वायरल डिजीज जान लेकर के ही छोड़ेगा अगर ये बढ़ गया तो, ठीक है। तो ये हम लोग आगे देखते हैं कि ये बैक्टीरिया जो होता है ना, बैक्टीरिया एक कंप्लीट सेल होता है, उसमें लाइफ होता है। जैसे हम लोग का जो सेल है, इसमें देखिए सेल वॉल है, कोशिका दीवार। कोशिका तो बतलाए होंगे, सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ आवर बॉडी। हम लोगों के शरीरों में मिलियंस ऑफ सेल्स हैं, है ना। एक चीज़ यहाँ पर और जानिए कि वायरस जो है, पहले ये देख लीजिए कि वायरस में सिर्फ 2 चीज़ ही रहता है। एक तो इसका सेल बॉल, इसका सेल बॉल भी सेल बॉल हम लोग की जैसा नहीं बना हुआ रहता, इसमें ये सिर्फ प्रोटीन का बना हुआ रहता है ना, ग्लाइकोप्रोटीन का रहता है, ठीक है। तो ये जो है प्रोटीन का रहता है, मान के चलिए ग्लाइकोप्रोटीन का। तो और इसमें सिर्फ एक जेनेटिक स्ट्रक्चर होता है इसका, उसको या तो ये आरएनए रहेगा या डीएनए रहेगा। डीएनए रहेगा तो ये डबल हेलिक्स का स्ट्रक्चर रहता है 2 इस तरह से, या आरएनए रहता है, ठीक है। तो इतना ही चीज़ रहता है हम लोग के सेल में, हम लोग के कोशिका में। देखिए कितना चीज़ रहता है। एक तो ये सेल बॉल हो गया, और बढ़िया से सेल बॉल रहता है, किस चीज़ का बना हुआ रहता है अभी हम लोग उतना चर्चा नहीं करेंगे। और इसमें इसके अंदर फ्लूइड भी रहता है, इसमें वो भी नहीं रहता, है ना। इसका सेल वॉल को इन्वेलप इसलिए कहते हैं ना कि सिर्फ ये ग्लाइकोप्रोटीन का बना हुआ रहता है, एक इन्वेलप जैसा, उसको सिर्फ ढका हुआ रहता, ढके हुए रहता, ठीक है, कवर किए हुए रहता चारों तरफ से। और ये जो हम लोग का सेल जो है, इसमें देखिए कितना चीज़ रहता है। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ब्लैक वॉल्स, माइटोकॉन्ड्रिया, सेंट्रोसोम, गोल्गी बॉडी, राइबोसोम, और भी कई तरह के सेल apparatus रहते हैं। और बीच में न्यूक्लियोलस रहता है। न्यूक्लियोलस रहेगा तो ही उस सेल्स को जीवित माना जाता है। न्यूक्लियोलस के अंदर भी फ्लूइड भी रहता है ना। इसको न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं, इसको साइटोप्लाज्म कहते हैं। जो न्यूक्लियस के बाहर और सेल के अंदर जो फ्लूइड रहा उसको साइटोप्लाज्म कहते हैं, और ये दोनों को मिला के प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। तो ये इतना सारा चीज़ हम लोग के सेल में रहता है, और इसमें कुछ भी नहीं रहता। अब बैक्टीरिया में हम लोग के सेल के तुलना में कुछ चीज़ें कम होती हैं, लेकिन होती हैं। उसका भी अपना सेल वाला है, उसमें भी न्यूक्लियोलस होता है ना। तो वो एक लाइफ का, उसमें एक पूरा मतलब वो एक जीवित चीज़ है, वो पूरा शो करता है। और एक अंतर यहाँ पर और है बैक्टीरियल और वायरल डिजीज में। बैक्टीरिया का जो सेल होता है हम लोगों के सेल में, जैसे मान लीजिए कि हम लोगों का सेल है, तो ये बैक्टीरिया जो हम लोग के सेल के अंदर नहीं घुसता है और रिप्रोडक्शन नहीं करता, वो बाहर खुद ब खुद 1 से 2, 2 से 4 होते रहता है।
बाहर बाहर बढ़ता है। हम लोगों का सिर्फ मैकेनिज्म जो वहाँ से वो मैकेनिज्म उसको जो रिप्रोडक्शन के लिए जो चीज़ें चाहिए वो ही सिर्फ लेता है। अब वायरस क्या करता है, तो जैसे हम लोग एंटीबायोटिक खाए बैक्टीरियल डिजीज में, जब हम लोग एंटीबायोटिक खाएंगे तो वो इसको मार देगा, बैक्टीरिया को मार देने में सक्षम हो जाता है। लेकिन वायरस को क्यों नहीं मार पाता? वो ऐसे नहीं मार पाता है, कुछ बैक्टीरिया एंटीबायोटिक जो है हम लोग के सेल को भी किल कर देता है कभी कभार, और जो ज़रूरी बैक्टीरिया है उसको भी मार देता है, वो अलग चीज़ है। इसका साइड इफ़ेक्ट है एंटीबायोटिक्स का। लेकिन जो जिस चीज़ के लिए हम लोग खाए बैक्टीरिया के लिए, वो बैक्टीरिया को मार देता है। लेकिन वायरस को क्यों नहीं मार पाता है? ये देखिए, बैक्टीरिया अपने खुद रिप्रोड्यूस कर रहा है, खुद 1 से 2, 2 से 4 होता है, उसके प्रजनन को रिप्रोडक्शन कहते ही हैं। लेकिन ये क्या कैसे होता है इसको डिटेल में समझेंगे। जब जैसे ये देखिए, वायरस जब हमारे ह्यूमन सेल के नज़दीक आया, एक क्वेश्चन और यहाँ देखते होंगे कि वायरल डिजीज जो है हमारे शरीर में जब होता है तो कुछ जो है, अभी हम बताएं मांस में गलफुल्ली हुआ तो ये गाल सलेवरी ग्लैंड में अटैक किया, निमोनिया होता है तो फेफड़ा में अटैक करता है, कोरोना वाला भी फेफड़ा में अटैक करता है, हेपेटाइटिस भी हुआ तो लीवर में अटैक कर रहा है, डेंगू होता है तो डेंगू होता है, चिकनगुनिया होता है, चिकनगुनिया देखिए जॉइंट पर अटैक करता है ना। तो ये इंसेफेलाइटिस में ब्रेन पर अटैक कर देता है वायरस। तो ये दिमाग में एक क्वेश्चन आता होगा आप लोगों को कि वायरस सब अलग अलग क्यों अटैक करता, अलग अलग जगह पर क्यों अटैक करता? तो देखिए, अलग अलग जगह पर अटैक करता है इसलिए कि ये जो इसका इन्वेलप है ना, इन्वेलप जो है जिस हमारे सेल के, हमारा सेल भी जो है अलग अलग तरह से अलग अलग जैसे लीवर का अलग होता है, टिश्यू अलग होता है, सेल के एक्युमुलेशन एक पार्टिकुलर टाइप ऑफ सेल्स को जो खास फंक्शन करता है उसको टिश्यू कहते हैं, उत्तक कहते हैं हिंदी में। तो ये इसका चाबी है, ठीक ना। ये जिस सेल को हमारा खोल दिया, हमारे सेल में के पास ये जाके अटैच होता है, और जिसको ये खोल दिया उसी में ये घुसेगा, बाकी दूसरा में नहीं घुसेगा। जैसे हेपेटाइटिस बी वाला वायरस जो है सिर्फ लीवर सेल को अटैक इसलिए करता है क्योंकि वो सिर्फ लीवर के सेल्स को खोल करके घुस जाता है उसमें, ठीक है। मोटे तौर पर यही होता है, यही। और इसको इतना ही समझिए, ये वायरस पहले हम लोग के सेल में अटैक कर जाएगा, सब जगह चिपकने की कोशिश करता है सब जगह, है ना, लेकिन उसको खोल नहीं पाता। जैसे हेपेटाइटिस बी वाला वायरस हो जाएगा फेफड़ा के पास, तो फेफड़ा वाला टिश्यू में देखेगा अगर ये तो चाबी है, ये नहीं है इसका मेरे पास, तो इसका ताला नहीं खुलेगा, ये घुसेगा ही नहीं, है ना। अब कोरोना वाला वायरस जाएगा लीवर के पास, है ना, तो लीवर वाला सेल का चाबी उसके पास तो है नहीं, वो खुलेगा नहीं। मतलब ये जो है इसमें अटैच होकर के इसको डिजॉल्व करने की क्षमता रहना चाहिए, हमारे सेल के सेल वॉल को डिजॉल्व करने की क्षमता रहना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ हुआ है, इसीलिए सब वायरस अलग अलग जगह पर अटैक करता है, हमारे बॉडी के अलग अलग पार्ट पर अटैक करता है। तो देखिए, अब हम इसको लेकर के चलते, मान लीजिए कि कोरोना वायरस ही है ना। कोरोना वायरस का थोड़ा सा स्ट्रक्चर से इन्वेलप दूसरा तरह का होता है, इस पर क्राउन जैसा बना हुआ रहता है ना। तो जब ये क्राउन जैसा बना हुआ है तो इसीलिए इसको कोरोना कहते हैं। तो मान के चलिए कि अब ये जब हमारे फेफड़ा वाला जो टिश्यू है, लंग टिश्यू, मैंने फेफड़ा का जो उत्तक, उस पर ये सट गया, चिपका। तो चिपकेगा तो सबसे पहले इसका सेल वॉल को डिजॉल्व कर देगा, ठीक है। सेल वॉल को डिजॉल्व कर दिया, अब इसमें ये घुस जाएगा, इसमें ये इसका एनवेलप बाहर ही रह गया, सिर्फ इसका क्या घुसेगा, आरएनए, ठीक है। आरएनए घुसा, फिर इसको भी डिजॉल्व कर देगा, न्यूक्लियोलस को, न्यूक्लियस के सेल वॉल को, न्यूक्लियोलस के बाल को, और इसमें घुस गया। अब देखिए, ये मान कर चलिए कि आतंकवादी की तरह हमला करता है। जैसे आतंकवादी जो है, मान लीजिए कि प्लेन हाईजैकिंग होता है ना, सिर्फ उसी तरह से ये हाईजैक कर लेता है हमारे जेनेटिक मटेरियल को। ये भी एक इसका जेनेटिक मटेरियल हमारे जेनेटिक मटेरियल को हाईजैक कर लेता है। जैसे आतंकवादी लोग जहाज में घुसा किसी भी तरह से, तो जब घुसा तो वो वहाँ का जितना पहले देखते हैं, जाकर के कॉकपिट में जाकर के पायलट के एकदम कनपट्टी पर लगा देता है कि अब हम जैसे कहते हैं वैसे उड़ा, और एक रह जाता है, अब अंदर के सारे यात्रियों पर गन ताने हुए रहता है।
तो उसी तरह से ये जा करके सीधे हमारे जेनेटिक मटेरियल पर अटैक करता है, और ये जो न्यूक्लियोलस है ना, ये ही पूरा सेल को कंट्रोल करता है, ये इसका ब्रेन है। तो अब जब इस पर ये कैप्चर कर लिया, तो अब ये जैसे कहेगा वो सब वैसा ही करेगा, है ना। पूरा सेल को यहाँ पर समझिए, ये पूरे सेल को जैसा चलाएगा वैसा चलेगा। जैसे आतंकवादी जब हाईजैक कर लिया प्लेन को, तो वो जैसे चाहेगा वैसे उड़ाएगा, जहाँ कहेगा जहाँ उड़ाएगा, है ना। अब उसके जो इच्छा करेगा वो करवाएगा, नहीं तो मार देगा। तो वो यही तरीका है, वही है। तो अब ये क्या करता है यहाँ पर आकर के, अब ये सारा में हमारे सेल के मैकेनरी को यूज करता है। हमारे सेल में जितने भी मशीनरी है, माइटोकॉन्ड्रिया है, ग्लूकोज है, फैट है, जो भी चीज़ है, सेंट्रोजोम है, गोल्गी बॉडी है, सब को ये यूज कर सकता है। तो सब का यूज ये किस चीज़ में करता है, सब का यूज वो इस तरह से करता है कि ये अपना फोटोकॉपी तैयार करता है। फोटोकॉपी तैयार करके 1 से 2, 2 से 4, 4 से 16, 16 से उसका 16 गुना उस तरह से बढ़ते जाता है, और फिर इसमें भर जाता है। इसको भी फाड़ के निकल जाएगा, ये पूरा सेल में भर जाएगा, पूरे सेल में ये भर जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग सोचते हैं, यहाँ पर हम लोग के शरीर में कोई सिम्टम नहीं आएगा, लक्षण नहीं आएगा, है ना, कोई लक्षण नहीं आएगा। ये सेल में एक घुस गया तो ऐसा नहीं है कि तुरंत में लक्षण आ जाएगा। एक सेल को में सैकड़ों की संख्या में ये भर जाता, और फिर भर करके ये ब्रस्ट करके फाड़ देगा, पूरा फाड़ देगा, और न जाने कितना निकल जाएगा। इसी से फिर इसी में हम लोग के सेल में प्रोटीन रहता, उसी से फिर ये अपना इन्वेलप भी तैयार कर लेता, है ना। इन्वेलप तैयार कर लिया। इसके 1 से 2 होने की क्रिया को रिप्रोडक्शन नहीं करते हैं, बल्कि ये रिप्लिकेशन कहते हैं। रिप्लिकेशन का मतलब हुआ कि फोटोकॉपी तैयार करना है। ये अपना फोटोकॉपी ढेर सारा संख्या में तैयार कर लेता है, ठीक है। तो ये अब देखिए कि जब हम लोग इसको मारने की कोशिश करेंगे एंटीबायोटिक से, तो ये तो हमारे सेल के अंदर है। जब सेल के अंदर है तो इसको जब मारेंगे तो हम अपना सेल भी मारना पड़ेगा। अब ये एक सेल के तो बतलाए हम, मान लीजिए कि लाखों लाख सेल में है, मान लीजिए कि इतना बड़ा फेफड़ा है हमारा, है ना, तो इतना एरिया में है, तो इतना एरिया के में ये घुसा हुआ है, तो मारना हम अगर चाहें तो इतना हमारा फेफड़ा को भी मारना पड़ेगा, ठीक है, फेफड़ा के सेल को भी मारना पड़ेगा, ठीक है। तो इसीलिए ये नहीं मर पाता है, और ना ही इस तरह का कोई दवा आ पाया। एक तो ये हो गया है, एक तो वो हो गया कि ये लिविंग थिंग है ही नहीं, लिविंग थिंग है नहीं है। इसको समझिए, जब ये हमारे, जब तक ये कोरोना वाला वायरस जो है ना हमारे लंग्स में जब तक के नहीं घुसेगा ना, तब तक ये रिप्रोडक्शन ही नहीं करेगा। एक सिर्फ फॉरेन बॉडी की तरह इधर उधर मूव करते रहेगा हमारे ब्लड में, कभी इस टिश्यू में कभी उस टिश्यू में, लेकिन वो रिप्रोडक्शन नहीं करेगा। इसलिए बहुत सारा रिसर्च वर्क या साइंटिस्ट लोग समझते हैं कि ये जीवित चीज़ है ही नहीं। और हमारा इम्यूनिटी जब डेवलप कर जाता है ना, जब मान लीजिए कि हमारा इम्यूनिटी स्ट्रांग है, यहाँ पर भी समझिए, जब हम लोग का इम्यूनिटी स्ट्रांग है, लिम्फोसाइट जो WBC में होता है ना, इम्यूनोग्लोबिन्स जो जितना भी है, वो सब आकर के अटैक करके इसको रिप्रोडक्शन होने से रोक दिया, तभी बढ़ेगा नहीं, और यहीं पर ये एक्सपेल्ड आउट कर दिया जाता, ब्लड के थ्रू ही, किडनी के थ्रू ही इसका डेड हो गया। डेड तो रहता ही है बाहर में, इसको तो मार सकता ही नहीं, तो ये डेड जैसा ही रहता है कि कुछ स्टूल से निकल गया, कुछ यूरिन से निकल गया, है ना, किडनी के थ्रू यूरिन से निकलेगा, लार्ज इंटेस्टाइन के थ्रू अगर लूज मोशन हो गया तो देखिएगा कि कुछ रोगी जो इनको कोरोना हुआ था या हुआ है, जो लूज मोशन एक बार हो जाएगा तो काफ़ी रिलीफ मिलता है, तो ये उससे निकल गया। और अगर नहीं निकल पाया, तो नहीं निकल पाया, हमारा इम्यूनिटी वीक है, तो क्या करेगा, फिर देखिए ये फिर इतना एक सेल में सैकड़ों की संख्या में बना, सैकड़ों क्या थाउजेंड्स में भी बन सकता है। जितना बड़ा सेल है उसमें उतना में एकदम भर जाएगा, और इसको ब्रस्ट कर देगा, फाड़ देगा। फाड़ दिया तब देखिए कै गो निकल गया, मान लीजिए कि 100 संख्या में निकला, 100 संख्या में नया वायरस निकला। अब ये जो नया वायरस निकला वो फिर से एक का गो सब अपना अपना ह्यूमन सेल, फेफड़ा का सेल पकड़ेगा, और फिर वो उसमें इसी तरह से इस अंदर घुसेगा, इस सेल वाल को गला करके डिजॉल्व करके, और फिर वो न्यूक्लियोलस में जा करके हमारा क्रोमोजोम पर, जेनेटिक मटेरियल पर उसको हाईजैक कर लेगा। हाईजैक करके फिर से वो थाउजेंड्स बनाएगा। तो देख रहे हैं कितना सारा संख्या में तेज़ी में बढ़ रहा है। बैक्टीरिया तो 1 से 2, 2 से 4 इस तरह से होता है, लेकिन ये उससे भी ज़्यादा तेज़ी में बढ़ता है ना। तो ये चीज़ जो है
इसको समझ लेना, यही सारे वायरल डिजीज में होता। तो यही चीज़ कारण है जिसके चलते, और ये जब तक के कुछ सेल्स में जैसे एक सेल में घुसा 1000 की संख्या में वो बाहर निकला, तो फिर 1000 वायरल जो है फिर 1000 हम लोग का फेफड़े के सेल्स में घुसेगा, और फिर वो 1000 गुने 1000 के में निकले, तब तक इस तरह की प्रक्रिया चलते रहता है। और तब तक हम लोग को पता कब चलेगा? पता तो तभी ना चलेगा जब तक वायरस घुस गया तो थोड़े हमारे सिम्टम कुछ आ रहा है हमारे शरीर में, वो तब तक पता नहीं चलेगा जब हम लोग को कुछ सिवियर चिलीनेस नहीं आएगा, ठंडापन, बुखार नहीं लगेगा, कुछ खांसी नहीं होगा, है ना। तो तब तक तो लेट हुआ गया रहता है ना, तो लेट हो गया रहता। तो इसी में कुछ अगर हमारा इम्यूनिटी जो है उसको कैप्चर कर लिया, उसको बढ़ने से आगे रोक लिया तो ठीक है, नहीं बढ़ने से रोको तो ये हम लोगों को मार देता। तो इसीलिए हम वायरल डिजीज में कहते हैं कि जैसे ही कुछ पता चल गया या डॉक्टर आप लोगों को सलाह दे दिए ना कि अब आपके शरीर में वायरस हो गया है, तो गोली खाइए, काम पर चलिए वाला सिस्टम छोड़िए, है ना। 1-2 बार बुखार आ गया तो सोच रहे हैं कि अब नहीं कुछ, जब बढ़ने लगेगा ना तो डेंगू में अधिकतर मौतें हम इसलिए देखें, यहाँ तक कि कुछ डॉक्टरों की भी मौत इसलिए हो गई कि गोली खाइए, काम पर चलिए। तो इससे नहीं, रेस्ट में जब बॉडी हमारा चला जाता है, खाना हम लोग सुपाच्य खाने लगते हैं और इम्यूनिटी को टाइम पर सोते हैं, टाइम पर अपना जागते हैं, तो उससे हमारा इम्यूनिटी बढ़ा हुआ रहता है, सारा शरीर उसको एक्सपेल्ड आउट करने में लगा हुआ रहता है। तो उस सबसे बड़ा चीज़ है वायरल डिजीज जब भी हो, रेस्ट में चले जाइए, सादा खाना खाइए, ज़्यादा पानी पीजिए, अच्छे फ्रूट्स वगैरह खाइए, ताकि उससे हमारा इम्यूनिटी बढ़ा हुआ रहे और फिर हमारा शरीर जो है उसको एक्सपेल्ड करने में सारा एनर्जी लगाए और एक्सपेल्ड कर दे, क्योंकि दवाएं इस पर बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं है। ठीक है, तो यही था आज का वीडियो कि वायरस को हम लोग क्यों नहीं मार पाते हैं और वायरल डिजीज के बारे में एक मोटे तौर पर जानकारी। ये जानकारी इसलिए ज़रूरी थी कि अगर अलग अलग वायरल का वीडियो अगर कभी कभी बनाएंगे तो इसके बारे में हम लोग बोलेंगे, तो उस समय नहीं समझ पाइएगा, तो फिर उस वहाँ पर अलग से बताना पड़ेगा, जो कि संभव नहीं है हर बार बताना। तो मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।